नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत है आपका कलेक्टर जी पर। आज है 21 अप्रैल। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन सा है। ऑप्शंस हैं भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया। तो इसका आंसर है भारत। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड UNFPA के अनुसार भारत चीन को पछाड़कर सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यही है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 जारी की, जिसके अनुसार भारत चीन से आगे हो चुका है आबादी के मामले में। भारत की आबादी 142.86 करोड़ हो गई है, 142.86 करोड़। वहीं चीन की आबादी 142.57 करोड़। मतलब भारत की आबादी लगभग चीन की आबादी से 30 लाख ज़्यादा है। 8 बिलियन लाइव्स, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़, द केस फॉर राइट्स एंड चॉइस, इस नाम से रिपोर्ट जारी की गई है। देखिए, अभी ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने जारी की है, और जब एक्चुअल में सेंसस होगा भारत का, जो क्योंकि 2011 के बाद से हुआ नहीं है, और जब एक्चुअल में सेंसस होगा, जनगणना होगी, तब एक्चुअल डाटा और सामने आ जाएगा। लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से तो यही कहा जा रहा है कि चीन की आबादी से हम लोग ज़्यादा हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के विश्लेषण में कहा गया है कि अगले 3 दशक तक भारत की आबादी बढ़ने की उम्मीद है, जिसके बाद इसमें गिरावट शुरू हो जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत की जनसंख्या बढ़कर 166.8 करोड़ होने की उम्मीद है, जबकि चीन की आबादी घटकर 131 करोड़ के आसपास हो जाएगी। भारत में आज़ादी के बाद पहली बार 1951 में गणना हुई, तब कितनी थी आबादी? 36 करोड़ के आसपास। तो रिपोर्ट के अनुसार पहले स्थान पर कौन है? भारत 142.86 करोड़। दूसरे स्थान पर है चीन 30 लाख कम 142.57 करोड़। तीसरे स्थान पर है अमेरिका 34 करोड़ की आबादी के साथ। और चौथे स्थान पर कौन सा है? वो है इंडोनेशिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे बड़ा यूनिकॉर्न कौन सा बन गया है? ऑप्शन है बायजू, स्विगी, ड्रीम11 या रेजर पे। तो आंसर है बायजूस, जो कि एड टेक स्टार्टअप कंपनी है, ऑनलाइन एजुकेशन देती है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के मुताबिक देश के सबसे बड़े यूनिकॉर्न कौन से हैं? देश के सबसे बड़े यूनिकॉर्न, तो पहले नंबर पर बायजूस, जो कि $22 बिलियन, $22 बिलियन, मतलब इसका मूल्यांकन $22 बिलियन हो चुका है, मार्केट वैल्यूएशन। सेकंड नंबर पर है स्विगी और ड्रीम11, जिनका $8 बिलियन है। तीसरे नंबर पर है ओला और रेजर पे, जिसका $7.5 बिलियन के आसपास है। तो बायजूस क्या है? ये एड टेक स्टार्टअप कंपनी है, जो कि ऑनलाइन एजुकेशन देती है। स्विगी क्या है? तो फूड टेक स्टार्टअप कंपनी है, जो कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी करती है। ड्रीम11 ये ऑनलाइन गेमिंग वाली कंपनी है। ओला ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। और रेजर पे क्या है? रेजर पे फिनटेक कंपनी है, मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की कंपनी है। बायजू दुनिया भर के उन शीर्ष 10 यूनिकॉर्न में भी शामिल है, जिसके मूल्यांकन में कोविड-19 महामारी से पहले के समय ही भारी उछाल देखने को मिला। अब चलिए देखते हैं ये यूनिकॉर्न एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, यूनिकॉर्न एक स्टार्टअप कंपनी होती है जिसकी वैल्यूएशन $1 अरब या इससे अधिक होती है। यदि कोई प्राइवेट कंपनी जिसका बाज़ार मूल्य $1 अरब को पार कर जाता है, तो वह कंपनी यूनिकॉर्न लिस्ट में शामिल हो जाती है। $1 अरब मतलब कितना हो गया? देखिए, मान लेते हैं कि अभी $1 की वैल्यू 82 रुपये के आसपास है, तो 82 रुपये, या फिर अगर उसको हम लोग 80 रुपये भी मान लें, तो $1 अरब मतलब कि 8,000 करोड़। यदि किसी कंपनी की वैल्यू 8,000 करोड़ के आसपास हो जाती है, उसकी मार्केट वैल्यूएशन, उस कंपनी का मूल्यांकन 8,000 करोड़ के आसपास हो जाता है, तब वह यूनिकॉर्न बन जाती है, एक यूनिकॉर्न बन जाती है। अब देखिए, ये स्टार्टअप्स का एक हायरार्की होता है। हायरार्की मतलब कि वरीयता। कैसे? बात की जाए मिनीकॉर्न की, तो मिनीकॉर्न का बाज़ार मूल्य या फिर मार्केट वैल्यूएशन कितना होता है? $1 मिलियन से कम। मिलियन, एम फॉर मिलियन। मिलियन, 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख। तो उस हिसाब से होता है। अगर सूनिकॉर्न की बात की जाए, तो सूनिकॉर्न का मतलब क्या है? सून टू बी यूनिकॉर्न, मतलब कि जो बहुत ही जल्द यूनिकॉर्न बनने वाली है। तो सूनिकॉर्न, इसकी मार्केट वैल्यूएशन, बाज़ार मूल्य $1 बिलियन से कम होता है, मतलब 8,000 करोड़ से थोड़ा कम होता है। ठीक है, मतलब लगभग $500 मिलियन, $500 मिलियन से लेकर के $1 बिलियन तक की कंपनी को यूनिकॉर्न बोलते हैं। और जब वो $1 बिलियन या फिर
बी फॉर बिलियन, $1 बिलियन या फिर $1 बिलियन को क्रॉस कर जाती है तो उसे यूनिकॉर्न कहते हैं। और वहीं जब कंपनी $10 बिलियन से ऊपर पहुंचती है, $10 बिलियन, तो उसे डेकाकॉर्न कहते हैं। और जब $100 बिलियन से ऊपर पहुंच जाती है तो उसे हेक्टाकॉर्न कहते हैं। तो ये इसकी वरीयता है, ये इसका हायरार्की है, मिनीकॉर्न, सूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न, हेक्टाकॉर्न, इस तरीके से। हेक्टाकॉर्न में बहुत कम कंपनीज़ हैं, जैसे कि एक बाइट डांस है जो कि चाइना का है, बाइट डांस, जो कि टिकटॉक कंपनी की पेरेंट कंपनी है, मूल कंपनी है। और एक है स्पेस एक्स जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है। इस तरीके से बहुत कम कंपनीज हेक्टाकॉर्न में हैं जिनकी वैल्यू $100 बिलियन से ऊपर है। चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए ये बना हुआ है मिनीकॉर्न, सूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न, हेक्टाकॉर्न, इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। दुनिया की पहली स्मार्ट गन किस कंपनी के द्वारा बनाई गई है? ऑप्शन हैं जनरल डायनेमिक्स, बायोफायर टेक्नोलॉजी, बोइंग, डीआरडीओ। तो आंसर है बायोफायर टेक्नोलॉजी। ब्रूमफील्ड स्थित एक कंपनी बायोफायर टेक्नोलॉजी ने बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन वाली स्मार्ट गन बनाई है। इस गन से केवल ऑथोराइज्ड लोगों को ही फायर करने की अनुमति होगी। कुछ समय पहले तक अमेरिका में एक्सीडेंटल फायरिंग के कारण कई बच्चों की मृत्यु हो गई थी, और इसी को कम करने के लिए बायोफायर के संस्थापक काई क्लोएफर ने ऐसी बायोमेट्रिक गन लॉन्च करने का मन बनाया था। इससे फ़ायदा क्या होगा? बायोमेट्रिक है मतलब जो लोग ऑथराइज्ड होंगे उन्हीं के हाथ से, उन्हीं का फिंगरप्रिंट यूज़ करके ये गन चलेगी। बायोफायर की स्मार्ट गन अपने आइडेंटिफिकेशन सिस्टम की वजह से बाकी गन से अलग है, औरों से अलग है। इसमें आइडेंटिफिकेशन सिस्टम फिंगरप्रिंट और चेहरे की पहचान का इस्तेमाल किया जाएगा, फिंगरप्रिंट और फेशियल रिकॉग्निशन। इसके बाद ही इस गन से फायर हो सकेगा। ये इस गन से फायरिंग करने का पूरा प्रोसेस है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस कंपनी को लगातार छठी बार स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन घोषित किया गया है? ऑप्शंस हैं आर्सेलर मित्तल, टाटा स्टील, जिंदल स्टील, भिलाई स्टील प्लांट। तो आंसर है टाटा स्टील। आर्सेलर मित्तल, इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है, संस्थापक कौन है? तो वो हैं लक्ष्मीपति मित्तल। जिंदल स्टील, इसके चेयरमैन कौन है वर्तमान में? नवीन जिंदल। और भिलाई स्टील प्लांट ये छत्तीसगढ़ भिलाई में स्थित है, जो सेल की एक यूनिट है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक यूनिट है भिलाई स्टील प्लांट। चलिए डिटेल्स देखते हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की ओर से टाटा स्टील को लगातार छठी बार 2023 स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन घोषित किया गया है। टाटा स्टील 2018 में कार्यक्रम के लॉन्च के बाद से हर साल एक चैंपियन रही है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार टाटा स्टील के विश्व स्तरीय इस्पात उत्पादक के रूप में अपने नेतृत्व को बनाए रखने के प्रयासों को मान्यता प्रदान करता है, जो सस्टेनेबिलिटी के सिद्धांतों को पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसके मूल्यांकन के लिए पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली, कर्मचारी प्रशिक्षण, नई प्रक्रियाओं और उत्पादों में निवेश के डाटा के आधार पर किया जाता है। ये देखा जाता है कि पर्यावरण किस तरीके से प्रबंधित किया जा रहा है, मतलब एनवायरनमेंट को भी ज़्यादा नुकसान ना हो रहा हो इस कंपनी की वजह से, एनवायरनमेंट को किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, कर्मचारियों को प्रशिक्षण किस तरीके से दिया जा रहा है, किस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है, इन सभी डेटा के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। इसके अलावा कंपनियां वर्ल्ड स्टील के डेटा संग्रह कार्यक्रम को लाइफ साइकिल इन्वेंट्री डेटा प्रदान करती है, जो कंपनी के क्रूड स्टील उत्पादन डेटा के 60% से अधिक को कवर करता है और 5 साल से कम पुराना है। बात की जाए टाटा स्टील की, तो टाटा स्टील की स्थापना हुई थी 1907 जमशेदपुर में। इसकी स्थापना की थी जमशेदजी टाटा ने। इसके वर्तमान में CEO और MD कौन है? TB नरेंद्रन। 1907 में टाटा स्टील लिमिटेड की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शंस हैं एंजेला मर्केल, कमला हैरिस, सना मारिन, मिया मोटली। तो आंसर है एंजेला मर्केल। ये जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। कमला हैरिस ये अमेरिका की वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट। सना मारिन ये फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। मिया मोटली ये बारबाडोस की प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। ग्रैंड क्रॉस पुरस्कार को राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर ने उन्हें सौंपा। मर्केल ने 2005 से 2021 तक जर्मनी का नेतृत्व किया, जिसमें उन्होंने 4 कार्यकाल पूरे किए। जर्मनी का सबसे उच्च सम्मान जो जर्मनी के राष्ट्रपति द्वारा उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने राष्ट्र के सांस्कृतिक, आर्थिक या राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है या समाज के लिए उत्कृष्ट सेवा प्रदान की है। यह जर्मनी में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक माना जाता है।
ऑर्डर ऑफ मेरिट के 8 वर्ग होते हैं, जिसमें सबसे ऊपर ग्रैंड क्रॉस होता है, और यही एंजेला मर्केल को मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंडिया स्टील 2023 का आयोजन कहाँ हो रहा है? ऑप्शन हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो आंसर है मुंबई। हाल ही में मुंबई में इंडिया स्टील 2023 का आयोजन हो रहा है। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुंबई के गोरेगांव स्थित मुंबई प्रदर्शनी केंद्र में इंडिया स्टील 2023 का उद्घाटन किया। केंद्रीय इस्पात मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से इंडिया स्टील 2023 का आयोजन हो रहा है। इस्पात उद्योग पर सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी 19 से 21 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी, मतलब आज इसका समापन होने वाला है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य इस्पात उद्योग में नवीनतम विकास, चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करने के लिए उद्योग के नेताओं, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाना है। अगला प्रश्न, मैल्कम आदिसेशिया पुरस्कार 2023 हेतु किसे चुना गया है? ऑप्शंस हैं बीना अग्रवाल, कौशिक बसु, उत्साह पटनायक, अमर्त्य सेन। तो आंसर है उत्साह पटनायक। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक को मैल्कम आदिसेशिया पुरस्कार 2023 हेतु चुना गया है। यह विकास अध्ययन में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष मैल्कम एंड एलिजाबेथ आदिसेशिया ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। यह विशेष रूप से गठित राष्ट्रीय जूरी द्वारा प्राप्त नामांकन से चुने गए एक उत्कृष्ट सामाजिक वैज्ञानिक को प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो आदिसेशिया पुरस्कार 2023 उत्साह पटनायक को दिया गया। प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व विरासत दिवस, विश्व यकृत दिवस, सिविल सेवा दिवस। अब देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है विश्व धरोहर दिवस या विरासत दिवस 18 अप्रैल को। विश्व यकृत दिवस, वर्ल्ड लिवर डे, ये मनाया जाता है 19 अप्रैल को। तो ऑप्शन बचा सिविल सेवा दिवस। तो सिविल सेवा दिवस या फिर सिविल सर्विस डे, नेशनल सिविल सर्विस डे, ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। भारत में हर साल 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन सिविल सेवकों की अहम भूमिका को सराहा जाता है और नमन किया जाता है। सिविल सेवा शब्द ब्रिटिश काल में ही आया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 21 अप्रैल 1947 को अखिल भारतीय सेवाओं का उद्घाटन किया था। उन्होंने अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण स्कूल में भाषण देते हुए सिविल सेवकों को भारत की रीढ़ बताया था। अपने भाषण में उन्होंने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। देखिए, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। सिविल सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। इस तरह का पहला समारोह विज्ञान भवन नई दिल्ली में 21 अप्रैल 2006 को आयोजित किया गया था। उसके बाद से हर साल 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाने लगा। तो सिविल सेवा दिवस, नेशनल सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए लास्ट क्लास को रिवाइज करते हैं। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किस भारतीय महिला खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? हरमनप्रीत कौर। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। संगठन से समृद्धि अभियान किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा शुरू किया गया है? गिरिराज सिंह, ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह। कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है? नेपाल। हाल ही में किस एथलीट ने भारतीय इतिहास की दूसरी सबसे लंबी छलांग लगाई है? शैली सिंह। हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आशा भोसले। एप्पल कंपनी द्वारा भारत में अपना पहला स्टोर कहाँ खोला गया? मुंबई में। बिहू किस राज्य से संबंधित है? असम से। ओके, थैंक यू। तो ये थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।